नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी ने खाद्य संसाधनों पर में सुधार अध्ययन के सभी 5 भागों का आनंद किया है और यहाँ तक कि निश्चित रूप से आपने अपने माता-पिता के साथ एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना पर चर्चा की होगी। या तो मवेशी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या मछली पालन। आप में से कुछ लोग अति बुद्धिमान हैं और उन्होंने एकीकृत खेती की योजना बनाई होगी। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। सरला वापस आ गई है। इस रोचक विषय जीवित जीवों में विविधता के साथ यह विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को पता होना चाहिए कि हर जीवित वस्तु का एक विशेष नाम होता है ना? अतः आइए इस पर ध्यान दें। सीखने के उपदेश। पहला, हमारे चारों ओर के जीवन रूपों की बहुतेयता। दूसरा, वर्गीकरण का आधार क्या है? तीसरा, वर्गीकरण एवं विकास। चौथा, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है? सांकेतिक शब्द। विकास। पृथ्वी के इतिहास के दौरान परिवर्तन प्राप्त करने की प्रक्रिया। वर्गीकरण, स्थापित मानदंडों के आधार समूह या श्रेणियों में एक व्यवस्था। विशिष्टता, यह एक विशेष लक्षण या एक विशेष कार्य है। संकल्पना मानचित्र। पहला, प्रत्येक जीव दूसरे से कम या अधिक मात्रा में भिन्न होता है। दूसरा, हमारे पास कुछ सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारे पास कैलिफोर्निया में क्रमशः 30 और 100 मीटर के अनुमानित आकार के ब्लू व्हेल और रेडवुल पेड़ है। तीसरा, कुछ देवदार के पेड़ हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। चौथा, जीवन रंगहीन या पारदर्शी कीड़ों से लेकर चमकीले रंग के पशुओं और फूलों तक भी होता है। पांचवा, हमारे चारों ओर जीव की यह आश्चर्यजनक भ्रमित करने वाली विविधता पृथ्वी पर लाखों वर्षों में विकसित होती है। छठा, हालांकि हमारे पास इन सभी जीवों को समझने का समय नहीं है, इसलिए हम उन्हें एक एक करके नहीं देख सकते। सातवां, इसके बजाय हम जीवों के बीच समानताएं तराशते हैं, उन्हें अलग अलग वर्गों या समूहों में रखते हैं और समग्र रूप से उनका अध्ययन करते हैं। यह सही विचार है। आइए गहराई में चलें। वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला, जीवित चीज़ों को सामूहिक में वर्गीकृत करने का प्रयास प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। दूसरा, ग्रीक विचारक अरस्तु ने जानवरों को उनके निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया, जैसे जमीन पर, पानी में या हवा में रहने वाले जानवर। तीसरा,
यह जीवन को देखने का बहुत सरल तरीका है, लेकिन गुमराह भी करता है। चौथा, उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जानवरों में मूंगा, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क शामिल है। पांचवा, हम तुरंत देख सकते हैं कि ये कई मायनों में एक दूसरे से बहुत अलग है। ये केवल निवास स्थान में मेल खाते हैं। छठा, चूंकि उन्हें वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए जीवों के समूह बनाने, अध्ययन करने और विचार करने का यह उचित तरीका नहीं है। फिर वर्गीकरण कैसे करें? सातवां, हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि व्यापक विभाजन बनाने के लिए आधार के रूप में किन विशेषताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। ओह, विशेषताएं क्या है? विशेषता का खास लक्षण यह एक विशेष कार्य है जिसे हम उपयोग करने के लिए पारस्परिक रूप से संबंधित विशेषताओं का एक संपूर्ण पदानुक्रम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पास पत्थरों के विभिन्न आकार और आकृतियां हैं। दूसरा, दीवार के ऊपर लगे पत्थर उनके नीचे आने वाले पत्थरों की पसंद को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरा, दूसरी ओर सबसे निचली परत में पत्थरों के आकार और आकृतियां अगली परत के आकार और आकृतियों को तय करेंगे, इत्यादि। चौथा, सबसे निचली परत के पत्थर उन विशेषताओं की तरह है जो जीवित जीवों के बीच व्यापक विभाजन तय करते हैं। पांचवा, मतलब पहले जन्मे जीव हाल के जीवों की चारित्रिक विशेषताएं तय करते हैं। पदानुक्रमित वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताएं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे हुए अलग होते हैं जो सेलुलर प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने की अनुमति देते हैं। दूसरा, इसीलिए जिन जीवों में समाकृत केंद्रक और अन्य अंगक नहीं है, उन्हें अपने जैव रासायनिक मार्गों को बहुत अलग तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसका कोशिका के ढांचे के हर पहलू पर असर पड़ेगा। चौथा, इसके अलावा न्यूट्रेटेड को कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव बनाने में भाग लेने की क्षमता रखती है, क्योंकि वे विशेष कार्य कर सकती है। इसीलिए नाभिक वर्गीकरण का एक बुनियादी लक्षण हो सकता है। पौधों के वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली शारीरिक संरचना की विशेषताएं पशुओं को वर्गीकृत के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं से बहुत भिन्न होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल ढांचे अलग अलग होते हैं, जो अपना भोजन पौधे बनाने या इसे पशुओं प्राप्त करने की आवश्यकता पर आधारित होते हैं। इसीलिए इन ढांचे की सुविधाओं, उदाहरण के लिए कंकाल का उपयोग व्यापक समूह बनाने के बजाय उप समूह बनाने के लिए किया जाना चाहिए। वर्गीकरण और विकास। वर्गीकरण और विकास संबंधी विशेषताएं जो पहले अस्तित्व में आई, उनके बाद के अस्तित्व में आई विशेषताओं की तुलना में अधिक बुनियादी होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि जीवन रूपों का वर्गीकरण उनके विकास से निकटता से संबंधित होगा। विकास क्या है? पहला, विकास परिवर्तन प्राप्त करने की प्रक्रिया है।
दूसरा, आज देखे जाने वाले अधिकांश जीवन के रूपों में विभिन्नताएं होती है जो वर्षों से एकत्रित होती है, जिससे उन्हें धारण करने वाले जीव बेहतर ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। तीसरा, पहली बार 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास के इस विचार का वर्णन किया था। चौथा, पहले समूह के जीवों को अक्सर आदिम या निचले जीव के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरे समूह के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहा जाता है। पांचवा, जब हम विकास के इस विचार को वर्गीकरण से जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि पुराने जीव युवा की तुलना में सरल होते हैं। छठा, यह फिर से कुछ अप्रासंगिकता दिखाता है, इसीलिए यह सही नहीं हो सकता है। सातवां, कई वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को समूह में वर्गीकृत करने की पूरी कोशिश की। इस तालिका को देखें। वर्गीकरण का इतिहास। इन सभी में से अतः क्विटेकर को जीवों का वर्गीकरण करने में सफलता मिली और इसे स्वीकृति मिल गई। आइए अगले वीडियो में देखें कि उन्होंने सभी जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। उससे पहले वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है? पहला, यह जीवों के बारे में बेहतर ज्ञान और समझ देता है। दूसरा, यह जीवों का उचित और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने में मदद करता है। तीसरा, यह आसान तरीके से तुलना करने में मदद करता है। चौथा, यह जीवों के बीच संबंध और उनकी परस्पर निर्भरता को समझने में मदद करता है। पांचवा, वर्गीकरण हमारे अध्ययन को अधिक केंद्रित बनाता है और हमें जीवों की एक बड़ी आबादी को संभालने में मदद करता है। छठा, यह हमें विकास का एक विचार देता है। प्रकृति में जीव कैसे विकसित होते हैं। बातों को याद रखें। जो अंतर बहुत निकट से संबंधित आबादी में देखे जाते हैं उन्हें भिन्नता कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण उनके बीच समानता और अंतर के आधार पर शुरू किया। वर्गीकरण हमें जीवन के रूपों की विविधता की खोज करने में मदद करता है। जीवन के रूपों का वर्गीकरण उनके विकास से निकटता से संबंधित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी के गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पौधों और पशु जीवन की विविधता से समृद्ध है। इससे विशाल विविधता का क्षेत्र कहा जाता है। याद करें,